तो हम लोग ने प्री एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन डिफरेंसेस पढ़ लिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस और नो। चलिए आज हमको स्टार्ट करना है भाई, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और फॉरेन ट्रेड, इसमें क्या हिसाब किताब था लिबरलाइजेशन के बाद। ध्यान दीजिएगा, गूगल करेंगे तो आपको ब्रिटिश रूल के पहले का भी हालात पता लग जाएगा, जो एकदम ही मतलब नहीं है सिलेबस के हमारे। ब्रिटिश रूल के बाद के हालात थे वो भी पता लग जाएंगे, उनसे भी हमको सिलेबस में कोई लेना देना नहीं है। काव्या जी, ऑडियो वीडियो के स्क्रीन विजिबल वेल? यस सर। चलिए, तो हमको प्री ब्रिटिश एरा से कोई मतलब नहीं, पोस्ट ब्रिटिश एरा से कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है कि 1991 के बाद से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में क्या चेंजेस आए। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पढ़ाए जाएंगे आपको इस चैप्टर में। फर्दर विल स्टडी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स एंड फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में तीन बातों के ऊपर जिक्र करेंगे। जो एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट के लिए हमने पॉलिसीज बनाई वो क्या होंगी, दे आर अराउंड 5 to 10 इन नंबर। देयर आफ्टर उनकी प्रॉब्लम्स क्या आती है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। ओके, तो अपनी अपनी कॉपी में सब लोग झटपट ये हेडिंग लिख लें, एग्रीकल्चर सेक्टर इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड, दैट इज आफ्टर 1991। तो कुछ बच्चे क्वेश्चन तो देखते हैं पेपर में बट आंसर समझ नहीं पाते लिखना क्या है। चीजों को बड़ा क्लियर रखिएगा। यहाँ पे तो लिखा है एग्रीकल्चर सेक्टर पोस्ट लिबरलाइजेशन, पता लगा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एग्रीकल्चर सेक्टर पोस्ट 1991, बच्चे कहेंगे सिलेबस के बाहर का आ गया। अरे बाहर का कैसा हो भाई, 91 में तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी, उसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था। तो ये बात क्लियर है कि भाई इंडिया सिंस जनरेशंस इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एग्रो एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि हमारे देश की 3/4 जनता सिंस जनरेशंस कहां पे रहती थी भाई, गांव में। तो गांव में कोई फैक्ट्री तो खास हुआ नहीं करती थी, ज्यादातर काम किस चीज का था, खेती बाड़ी का। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट दैट लेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट देर आफ्टर जैसे जैसे कंट्री ग्रो हुई, लोगों को लगा कि भाई खेती बाड़ी में उतना पैसा है नहीं, तो लोगों ने अपने खेत बेचना स्टार्ट किए। और फिर डेवलपमेंट जो इंडियन इकोनॉमी का हुआ, दैट वाज बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकस था थ्रू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जब देखा एग्रीकल्चर एक्टिविटी में बहुत फायदा नहीं है, तो लोग मूव होने लग गए टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। गुड्स प्रोड्यूस होने लग गए, मार्केट में फैक्ट्रियां लगने लग गई, मतलब फैक्ट्री लगी, मार्केट में गुड्स गए, तो जरूरत पड़ी बैंकिंग की, वेयर हाउसिंग की, टेलीकॉम की, फाइनेंस की, विच गेव राइज टू सर्विस सेक्टर्स एज सच। गॉट इट क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्रीडोमिनेंटली इट वॉज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। सेकेंड पॉइंट, 44% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन 2018-19 तक हमारे देश में किस सेक्टर में काम करती थी, आंसर इज एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये तीन बातें सबको क्लियर हो गई। प्रीडोमिनेंटली हम एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, 44% आबादी वहां पे काम करती थी। और पहली चीज जो हमने पढ़ी कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को डाउनफॉल लगा, दे डाइवर्टेड टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ कंट्री में। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो उससे सर्विस सेक्टर बढ़ने लग गया। जब तक फैक्ट्री नहीं थी, गुड्स का प्रोडक्शन नहीं था, गुड्स का प्रोडक्शन नहीं था तो वेयर हाउसिंग की कोई जरूरत नहीं, फाइनेंस की कोई जरूरत नहीं, ट्रांसपोर्ट की कोई जरूरत नहीं, टेलीकॉम की कोई जरूरत नहीं। तो ये सारी चीजें जिसे कॉमर्स में एड्स टू ट्रेड या हेल्प बोलते हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा में हम इसे सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो दो बातें क्लियर हो गई, प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर सेक्टर, और 44% देश की जनसंख्या कहां पे काम करती थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गई बात? नहीं, 2018 2019 का डेटा नहीं है। 2018 2019 में जब डेटा कलेक्ट हुआ था, तब पता लगा कि 44% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब अगर मेरी गेहूं पीसने की चक्की है तो मैं इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हूं, और आप अगर खेती कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो हमें और आपको मिला के 44%। ठीक, तो ये मत समझिएगा कि गांव में 44% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो नो, पूरे देश में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर लगभग आधी जनसंख्या को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो आज जितने भी सब्जी मंडी में सब्जी वाले हैं, वो भी किस सेक्टर के हुए भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर के तो हुए, बट वो इनडायरेक्ट है। और गांव में जो किसान खेती कर रहा है वो डायरेक्ट है। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया कि हाउ एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ कंट्रीज नेशनल इनकम। समझ में आ गया? तो थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर इन एनआई, बस थोड़ा सा लिखना है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर इन नेशनल इनकम। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में भाई? कवे जी, पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी प्रॉब्लम? ठीक, तो ये तीन नो बातें सर। क्लियर हो गई। देर आफ्टर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, मतलब उससे रिलेटेड, सर उससे रिलेटेड क्या हो गया, ट्रैक्टर। अगर एग्रीकल्चर ना होगा
तो क्या ट्रैक्टर बनाने वाली फैक्ट्री का प्रॉफिट बढ़ेगा? नो। जो ये थ्रैशर्स होते हैं जिनमें कटाई होती है, क्या इन मशीनों की या इरिगेशन सप्लाई सिस्टम, इन सब चीजों की नीड होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो ये अलाइड इंडस्ट्री है। आई रिपीट, दिस इज अलाइड इंडस्ट्री। ये 16% नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट करती है। तो अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है, 2018-19 तक देश की लगभग आधी जनसंख्या कहां पे इन्वॉल्व थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली? एग्रीकल्चर। 3 साल में एक रैपिड चेंज आया। 16% हमारी नेशनल इनकम किस सेक्टर से आती थी? एग्रीकल्चर एंड अलाइड। अब यहां पे दो बातों को जरा ध्यान से देखिएगा। जब हमने बोला 44% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब काम करने वाले लोग लगभग आधे, टिल द ईयर 2018-19 काम कहां करते थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में। एंड टिल द ईयर 2020-21 हमारे देश की 16% इनकम कहां से जनरेट होती थी? एग्रीकल्चर सेक्टर से। अब इन दोनों को कंपेयर करके एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यह नजर आएगी, दैट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर साउंड्स टू बी वेरी पुअर। हाउ? काम करने वाली जनसंख्या लगभग आधी, बट क्या आधी हमारी टोटल कमाई का हिस्सा एग्रीकल्चर से आ रहा है? नो। तो अगर मैं बोलूं कि आपके घर में ज्वाइंट फैमिली है और 20 लोग रहते हैं, जिसमें से 8 लोग एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस करते हैं, एक पर्टिकुलर एक्स टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है, दुकान खोल ली या फैक्ट्री चला ली, कुछ भी, बट घर की पूरी कमाई में उनका हिस्सा सिर्फ 2 लोग के बराबर है। मतलब 6 लोग एक्सेसिवली इन्वॉल्व हैं, बट वो कुछ खास कमा नहीं पा रहे। तो 44% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पे है, तो भाई टोटल नेशनल इनकम में तो कम से कम 44% हिस्सा होना चाहिए। बट कितना है? 16, 1/3 हो गया। 16 3 48। तो 1/3 लोग ही इफेक्टिवली एग्रीकल्चर में अच्छा पैसा कमा रहे हैं। 2/3 काम तो कर रहे हैं बट पैसा वो नहीं कमा रहे। सर कौन कमा रहा है फिर? अब मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताता हूं सिंपल सा, कि पैसा कौन कमा रहा है कैसे पता लगेगा। 44% लोग बिजी नो एग्रीकल्चर में, बट ज्यादा पैसा कौन कमाता है? वो किसान नहीं जो सब्जी उगा रहा है, वो सब्जी वाला नहीं जो सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहा है, वो ट्रक वाला नहीं जो सब्जी लाद के ला रहा है, द शुगर केन मिल ओनर जो गन्ना खरीदता है 10 रुपए किलो के हिसाब से और बाजार में उसकी शुगर बिकती है 40 रुपए किलो के हिसाब से। रिलायंस वाले जो 6 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं खरीदते हैं बट अपने स्टोर में 50 रुपए किलो का आटा बेचते हैं। तो 6 रुपए की गेहूं, मान लीजिए 6 रुपए ट्रांसपोर्टेशन, मान लीजिए 6 रुपए पिसाई सही सब मिला के 18 रुपए की कॉस्ट और 40 रुपए किलो में आटा बिक रहा है। लगभग डबल कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? तो 44% ऑफ द पीपल आर एंगेज, बट इनकी कमाई से टोटल इनकम का 16% है। लॉजिक समझ में आ गया? तो ड्यू टू दिस पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स आज भी लोग गांव में क्या कर रहे हैं? अपनी जमीनों को बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? उनको पता है कि भाई जमीन से जितनी पैदावार हो रही है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रही, और जमीन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। पिताजी ने जमीन ली थी किसी जमाने में 10,000 की, आज वो है 2 करोड़ रुपए की जमीन। 50 साल पहले 10,000 की थी। तो 2 करोड़ की जमीन फार्मर कह रहा है अगर मैं बेच भी लूं, मेरा बेटा तो पढ़ लिख के आईटी से चला गया नौकरी करने, होटल मैनेजमेंट कर लिया, सीए कर लिया, एमबीए बन गया, तो अब वो गांव में तो खेती करने आएगा नहीं। तो किसान कह रहा है 2 करोड़ की जमीन बेचो, कहीं बेटे को 1 करोड़ का नोएडा में फ्लैट ले, तो बचेगा 1 करोड़, बैंक में जमा करा दो, साल का 7% के हिसाब से भी 7 लाख रुपए इंटरेस्ट, महीने का कम से कम कितना इंटरेस्ट आएगा? 40 से 50 हजार। तो मेरा तो गुजारा उसी में चला जाएगा। अब मैं किसके लिए खेती करूं? मेरे परिवार में आगे कोई खेती करने वाला तो है ही नहीं, और बेटा भी खुश है। प्लस जो जमीनें लोग खरीद रहे हैं उस पर रिजॉर्ट बना रहे हैं, फैक्ट्री खोल रहे हैं। तो एक बात आपके दिमाग में एज अ स्टूडेंट ये भी आएगी, सर आने वाले टाइम में जब फसल ही नहीं रहेगी तो लोग तो फंस जाएंगे, खाएंगे कैसे? खाएंगे ऐसे, पहले एक पर्टिकुलर खेत में अगर पैदावार 20 क्विंटल की होती थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से ये पैदावार हो गई 60 क्विंटल की, बट खेत 1/3 हो गए। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आप ऐसे समझिए, हर खेत का आउटपुट है 20 क्विंटल्स। ये दो लोग कह रहे हैं कि हमें खेती करनी नहीं है, इसने ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया और इसका आउटपुट हो गया 45 क्विंटल। तब भी सर 60 से 45, 15 क्विंटल तो आउटपुट कम हो गया। लोगों की ईटिंग हैबिट्स भी तो चेंज हो गई हैं। लोगों की ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हो गई हैं। पहले 3 टाइम का मील हर घर में बनता था, अब लगभग 2 टाइम का बनता है। एक टाइम लोग सैलेड वगैरह खा लेते हैं, तो उतना ज्यादा
हम खपत भी कम कर रहे हैं अपनी। लोग बेल पेपर खा रहे हैं, ब्रोकली खा रहे हैं और मशरूम खा रहे हैं, जिसकी खेती ट्रेडिशनल फार्म्स में नहीं होती है। तो कुछ लोगों का ईटिंग पैटर्न की वजह से डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी कम हो गया, और कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन या इन प्रैक्टिसेस की, क्रॉप रोटेशन की वजह से पैदावार भी बढ़ गई। तो जो मिसमैच था वो मिसमैच प्रैक्टिकली है ही नहीं। समझ में आई बात की नहीं आई बात? चलिए, सो दीज आर सर्टेन रीजन जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही ज्यादा ठप पड़ता जा रहा है। तो ये नोटिफिकेशन सबको क्लियर हो गया? तो आप इन सब बातों को जब एग्जाम में लिखेंगे तब टीचर समझ जाएगा कि हाँ भाई आप ठीक से पढ़ के आए हैं। तो काम करने वाली लगभग देश की 50 तो नहीं, 44%, लगभग आधी जनसंख्या, मतलब एवरी 9th पर्सन इन द कंट्री इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट कमाई का हिस्सा 16%, मतलब बहुत ही कम कमाई इसकी हो रही है। मतलब आपकी अगर 100 रुपए कमाई है तो हार्डली आप 20% एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से कमा रहे हैं और 80% अदर एक्टिविटीज से। और ये रीजन मैंने आपको बता दिया क्योंकि अब बच्चे भी गांव वगैरह में उतनी मेहनत नहीं कर सकते। पहले था कि भाई गांव में रह रहे हैं, कहाँ खेती करने वाला इंसान शहर तक जाएगा, तो वहीं वो फंसा रहता था। बट अब रोड्स बन गई, लोगों को एक्सेस मिल गया, इंटरनेट आ गया, दिमाग खुल गया, लोग समझ गए कि गांव में खेती में ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, और जिनके खेत थे पढ़ लिख गए वो वहीं पे रिजॉर्ट खोल दिए। समझ में आ गई बात? सो लेट्स हैव द कॉम्पोजिशन ऑफ चिल्ड्रन एग्रीकल्चर पॉलिसीज। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आप बोल सकते हैं, उसके पहले एग्रीकल्चर वॉज वेरी 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 बैकवर्ड एंड ट्रेडिशनल इन नेचर। तो आप हेडिंग लिखें अपनी कॉपी में, एग्रीकल्चरल स्टेट ऑफ अफेयर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड फर्स्ट पॉइंट इज बैकवर्ड एंड ट्रेडिशनल इन नेचर। चलिए, इट वॉज वेरी वेरी बैकवर्ड एंड ट्रेडिशनल इन नेचर। वी यूज टू हैव ओल्ड एंड ट्रेडिशनल टेक्निक चिल्ड्रन, जिसकी वजह से आउटपुट बहुत कम था। अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स वाज आल्सो नॉट वेल अवेलेबल। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सबको सुनाई पड़ गया, समझ में आ गया पक्का? फोर्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, लेट अस से एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड मार्केटिंग वर आल्सो इनएडिक्वेट। पैसा कहां से मिलता था इनको? इनको पैसा देने वाले लोग होते थे इनके रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स, साहूकार्स और फ्रेंड्स, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज करते थे। होता यह था कि दादाजी ने अगर लोन ले लिया तो ग्रैंड चाइल्ड आते आते तक जो प्रिंसिपल अमाउंट होता था वो तो कम होता था, इंटरेस्ट प्रिंसिपल से भी ज्यादा, और ये डेट ट्रैप में फंस जाते थे। मार्केटिंग वॉज इनएडिक्वेट, वाई? क्योंकि ज्यादातर मार्केटिंग कौन करता था? यही मनी लेंडर्स और साहूकार। आपको बोलते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में 6% है, हमसे 4% पर लोन ले लो, बट प्रॉमिस करोगे हम ही को अपना एग्रीकल्चर आउटपुट बेचोगे, किसी दूसरे को नहीं बेचोगे। तो ये बेचारे फंस जाते थे और किसी दूसरे को बेचने लायक रहते ही नहीं थे, तो जबरदस्ती इनको उन्हीं को बेचना पड़ता था। अभी फार्म बिल भी गवर्नमेंट लेके आई, मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में, गॉट इट क्लियर? बट वो कुछ लोगों की वजह से एक्टिवेट नहीं हो पाए, क्योंकि जो बिचौलिए थे, मिडलमैन थे, किसान से सस्ती गेहूं खरीदते थे और बाजार में महंगी बेचते थे। नए फार्म बिल में इट वॉज द केस कि आप बाजार में किसी भी भाव पे अपनी गेहूं बेच सकते हो। तो इन बिचौलियों को लगा हमारी तो दुकानदारी चौपट हो जाएगी, तो इन्होंने वो धरना प्रदर्शन और ऑल दैट नोएडा दिल्ली बॉर्डर वगैरह पे स्टार्ट कर दिया करना। तो इस वजह से पार्टिसिपेट करके इन्होंने अपने साइड पे कर ली सारी चीजें और कानून बनने से रोक दिया। कौन सा फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट में आप सो रहे थे क्या धैर्य जी? बैकवर्ड एंड ट्रेडिशनल इन नेचर। चलिए, समझ गए? समझ गए भाई? सो राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि भाई अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे इसके प्रमोशन के लिए तो ये सेक्टर नीचे के नीचे ही चला जाएगा। और इंस्पाइट चिल्ड्रन गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट किया, थोड़ा सा ठीक हो गया वो क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह की वजह से कि फार्मर्स को सुसाइड वगैरह नहीं करना पड़ता, नहीं तो फार्मर्स जनरली सुसाइड ही कर लिया करते थे। गॉट इट? समझ गए? काव्या जी समझ गए? चलिए, यस सर। एग्रीकल्चर पॉलिसी जो गवर्नमेंट की थी उसने फोकस किस पे किया? तो आप अपनी कॉपी में अगली हेडिंग लिख सकते हैं, फोकस ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसीज। सो उन्होंने सबसे पहले फोकस किया कि भाई प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। जो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करिए। मार्जिनल फार्मर कौन होता है आपको मैंने बताया हुआ है, मार्जिनल और इंट्रा मार्जिनल दो तरह के फार्मर्स होते हैं बच्चों।
मैं एक ऐसा किसान हूं जिसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 2 लाख रुपए है, और जो आउटपुट है वो भी लगभग 2 लाख ही है। तो मैं मुश्किल से उतना ही उगा पा रहा हूं जितने मेरे कॉस्ट कवर हो जाए, कुछ बच बच नहीं रहा है मेरे को। आई विल बी कॉल्ड एज अ मार्जिनल फार्मर। बट अगर मेरी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 2 लाख है और मैं आउटपुट कम से कम 5 लाख रुपए का जनरेट कर लेता हूं, तो व्हाट इज माई प्रॉफिट चिल्ड्रन? 3 लाख। आई एम कॉल्ड एज इंट्रा मार्जिनल फार्मर। समझ में आ गया? तो डेविड रिकार्डो साहब ने एक बार ये थ्योरी दी थी मार्जिनल और इंट्रा मार्जिनल लैंड की, कि जिस जमीन पे आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया 2 लाख का, आपके लग भी 2 लाख रुपए गए आउटपुट को प्रोड्यूस करने में, तो उस लैंड ने आपको लगभग कुछ यील्ड दिया ही नहीं, और ये जमीन आपसे किराए पे कोई लेगा भी नहीं। बट जिस जमीन में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम और आउटपुट ज्यादा, उस जमीन का लोग किराया भी आपको बढ़िया दे देंगे। तो ये वहीं से निकल के आया है। सो मार्जिनल फार्मर इज दैट जो बेचारा इतना ही उगा पाता है जितनी उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, उतना ही उसका कॉस्ट ऑफ आउटपुट। अब वो सर्वाइव सर्विस नहीं कर पाता, थोड़ा सा और जोड़ लीजिए, 2,20,000 कर लीजिए, चलिए गॉट इट क्लियर। बट इकोनॉमिक्स टर्म्स हम इसकी बात कैसे करेंगे? मान लीजिए 20 रुपए किलो राइस बेच रहे हैं आप, कितना? 20 रुपए किलो। तो 2 लाख रुपए में कितना राइस बेच पाएंगे? 10,000 केजी। 10,000 केजी शायद बिक जाएगा। तो 10,000 किलो राइस का आपको आउटपुट मिलेगा, और इनपुट में भी इतना पैसा ही आपका खर्च हो जाएगा। तो जब हम मार्जिनल फार्मर की डेफिनेशन किसी अच्छी बुक से देखेंगे तो यही मिलेगा, द टोटल आउटपुट जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ क्विंटल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ दैट मच आउटपुट। मैंने आपको अमाउंट के टर्म्स में बता दिया कि आसान हो जाए। तो जितनी आपकी लागत होगी लगभग उतना या उससे थोड़ा ज्यादा आउटपुट, या इतना जोड़ लीजिए जितना अपना भी खाने के बाद जीरो बैलेंस हो गया। तो आप ऐसे बोल सकते हैं 2 लाख कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, चलो भाई 2.5 लाख रुपए का आउटपुट, 2 लाख तो कॉस्ट ही लग गई, बचत कितनी हुई? 50,000। वो साल भर में अपना खा के खत्म कर दिए, तो कोई बचत नहीं हुई कि अगले साल आप और लैंड किराए पे लेकर खेती का एरिया और बढ़ा पाए। तो गवर्नमेंट ने सोचा भाई इन फार्मर्स को ठीक करना पड़ेगा। देन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाए। कैसे मॉडर्नाइज किया जाए? बढ़िया तरीके की आपने मशीनें देखी होंगी, जमीन में चल रही हैं। एक तरफ जो पोटेटो है वो मशीन में जा रहा है और फसल अलग होती जा रही है। इसके ऊपर मेरे पास एक वीडियो है, मैं जस्ट होल्ड ऑन शेयरिंग इट। चलो चलिए, ये इजराइल की फार्मिंग टेक्निक है। पत्ता गोभी है खेत में, मशीन को देख लीजिए ध्यान से। कैबेज हार्वेस्टर, 15 लोगों की जरूरत पड़ती है जिस काम में अकेले हुए मशीन करेगी। ठीक है, मैं मानता हूं कि इंडिया में अगर ये मशीन आ जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। बट वो 15 लोग अगर इस मशीन को यूज करें, जो पत्ता गोभी खराब हो जाती है सड़ते हुए, उससे जो नुकसान होता है उस नुकसान से आप बच सकते हैं। जो फार्मर काम एक हफ्ते के अंदर करेगा, ये मशीन वो काम 2 घंटे के अंदर कर देगी या एक दिन में कर देगी। तो बाकी 6 दिन फार्मर दूसरी एक्टिविटी कर सकता है। ये देखिए, अम्ब्रेला टाइप मशीन है, पेड़ को हिला के पूरे सेब इकट्ठे कर लिए गए। नजर आ रहा है? तो ये सब टेक्निक्स इंडिया में आने की जरूरत, जस्ट सी दिस टेक्निक, नजर आ रहा है? एक ट्रक आगे चल रहा है, ये पूरी फसल अलग होती जा रही है। कितनी इसमें लेबर बचेगी? अब 5 लोग का एम्प्लॉयमेंट इसमें मिला हुआ है। इंडिया में ये काम 50 लोग करते हैं, तो सिर्फ 45 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे। इफ दे गेट अ गुड स्किल, आई रिपीट, दे गेट अ गुड स्किल, उस स्किल को यूज करके कहीं और जॉब कर सकते हैं जाके। इतने दिन यहाँ खाली बैठने काम करेंगे क्या? ये 15 दिन काम करेंगे। ठीक है, इस मशीन से ये जो काम होगा ये एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। 13 दिन हुक्का गुड़गुड़ाते हैं बैठ के लोग खाली। उस टाइम पे शहर में जाके लेबर का काम कर सकते हैं, जिससे इनकी इनकम बढ़ सकती है। क्या कह रहे हैं? नहीं, ये गाड़ी का कॉस्ट देखिए, कैब ये कैरेट है, कैसे यूज हो रहा है, और इससे कोई लॉस भी नहीं होगा। खोपड़े में बात गई। नहीं, वो कॉस्ट आएगी मैं मानता हूं, बट लेबर कोई सस्ती थोड़ा है। जैसे पहले हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन जब होता था, तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर तक तसले में कंक्रीट भर के लेबर लेके जाता था। आजकल उसकी लिफ्टर मशीन आ गई है, तो ऐसा तो नहीं कि लेबर का काम खत्म हो गया। व्हाट इट क्लियर? पहले बिल्डिंग 2 फ्लोर की बनती थी, आज 6 फ्लोर की बनती है, तो लेबर का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। पहले लोग घर में कपड़ा खरीदते थे होली दिवाली 3-4 दिन साल में, अब क्या हर 5वें दिन खरीदते हैं, हर हफ्ते खरीदना है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी तो लोगों का बढ़ता जा रहा है। समझ में आ गया? तो इस तरह की प्रोडक्शन टेक्निक्स इंडिया में आनी चाहिए, ये मॉडर्नाइजेशन है। हैप्पी टू सी दिस टाइप ऑफ मॉडर्नाइजेशन। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई यस मॉडर्नाइजेशन सर। क्यों करने की जरूरत है। तो मशीन की कॉस्ट लगेगी, बट उसका आउटपुट बहुत ज्यादा, और जो लेबर लॉस हो रहा है, जो लेबर उतने टाइम में काम नहीं कर पा रही, वो कोई और काम कर सकती है। वो अपना वेयर हाउस खोल सकते हैं, वहां पे खुद काम कर सकते हैं।
प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी। कैसे फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? फूड सिक्योरिटी ऐसे प्रोवाइड करेंगे भाई, जब शॉर्टेज रहती है किसी चीज की वेस्टेज की वजह से, तो डिमांड तो उसकी उतनी रहती है, सप्लाई अगर कम हो जाती है तो प्राइसेस गो अप, और प्राइसेस बहुत भयंकर बढ़ते हैं। तो उस भयंकर प्राइस को बढ़ने से रोकने के लिए व्हाट कैन बी डन, हम लोगों को एक मिनिमम प्राइस ऑफर कर सकते हैं, और जो नुकसान हो रहा है वो गवर्नमेंट पूरा करेगी। तो अगर मान लीजिए आप पोटेटो बेचते थे 30 रुपए किलो, बट फसल खराब हो गई, जिसकी वजह से डिमांड तो उतनी और सप्लाई गिर गई, पोटेटो 90 रुपए किलो बेचने की नौबत आ गई। व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, गवर्नमेंट किसान से कहेगी हम आपको 90 रुपए दे रहे हैं, आप पोटेटो तो बेचो कम से कम, बट पब्लिक को वो 30 रुपए में दे, बाकी 60 रुपए टैक्स से कवर कर ले, या इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरी कंट्री से। आर पीपल राइटिंग देम और नॉट? ई पॉइंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को मार्केट ओरिएंटेड बनाया जाए। कैसे सर ये हो सकता है? फार्मर से बोलो कि भाई तुम जो खेती कर रहे हो करो, साथ में एक कमरा सेटअप कर लो और यहां पे मशरूम की खेती चालू कर दो। जिस सीजन में तुम्हारी गेहूं नहीं उगती, तुम बेल क्रॉप होगा उस सीजन में, तो उससे फार्मर का रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, और फार्मर की जो गरीबी की हालत है वो एकदम से खत्म हो जाएगी। समझ गए बात को भाई? एनी क्वेरीज टू एनीबडी? चलिए, सो ओवर द इयर्स गवर्नमेंट की पॉलिसी जो थी रूरल डेवलपमेंट की कॉम्प्रिहेंसिव थी, सारे एस्पेक्ट्स को इन्होंने कवर तो किया, बट अगेन गरीब तो बेचारा गरीब ही है। एज सेड, गवर्नमेंट तो 1 रुपए सैंक्शन करती है गरीब को, बट गरीब तक पहुंचते 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 कितना पैसा पहुंचता है? 10 पैसा, बाकी बीच में लोग खा जाते हैं। तो प्रायोरिटीज गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, बट एग्रीकल्चर को इन्होंने 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना में हमेशा टॉप पे ही रखा है। उसके दो रीजन हैं। रीजन बीइंग कि पीपल आर अनएजुकेटेड, तो इसलिए इनका नुकसान है, एंड मैक्सिमम पॉपुलेशन विलेज में किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकती, दे स्पेशलाइज ओनली इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। सो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स दैट गवर्नमेंट एम्ड इन इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर पॉलिसी? सबसे पहला है बच्चों, टेक्नोलॉजिकल मेजर। ये अभी मैंने आपको जो छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखाया था, इससे अच्छा टेक्नोलॉजिकल मेजर कुछ नहीं हो सकता। और उन देशों में जहां पे पॉपुलेशन कम होता है, वहीं पे लोगों को मशीन की इंपॉर्टेंस ज्यादा समझ में आती है। और अगर हम ये बोलें कि इन मशीनों की वजह से लोगों की नौकरी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज भी गांव में भी पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी 20 साल पहले थी। आज वहां पे भी एक घर में 5 ही 6 लोग हैं। 2 लोग अगर खेती कर रहे हैं, 2 शहर चले आए, वो 2 लोग भी ठीक से काम कर नहीं पा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमसे काम नहीं हो रहा, हमने किसी लेबर को काम दे दिया, लेबर चुरा लेता है एग्रीकल्चर आउटपुट। या आपके दादा परदादा जी की कोई जमीन है, उसको पार्टिसिपेशन पे, जिसको अधिया बोलते हैं, हिंदी में एक वर्ड है अधिया, इस पे खेती कराते हैं। भाई जो आउटपुट आएगा आधा तुम रख लेना, आधा हमको दे देना। वो इतने चोर टाइप के लोग होते हैं, अगर 100 क्विंटल आउटपुट आएगा तो पता है क्या बोलेंगे, भैया जी सिर्फ 70 क्विंटल पैदावार हुई है, 30 तो पहले ही चोरी कर ली उन्होंने, और 70 में आपको आधा कितना दे देंगे, 35। तो लॉस तो आपका है ना। बट अगर इस मशीन से काम होगा तो आपका लॉस नहीं होगा, और उन चोरों को काम तो मिल ही जाएगा, वो कोई लेबर का काम पकड़ लेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया भाई? सो इन मेजर्स में गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले जो एग्रीकल्चर आइटम्स की सप्लाई थी, इरिगेशन फैसिलिटीज, उनको इंप्रूव किया। तो आपने हेडिंग लिखी फर्स्ट पॉइंट टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, उसमें ए पॉइंट लिखिए इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स। और किस तरह के यस इनपुट सर। मिलेंगे आपको? इरिगेशन फैसिलिटी बेटर हो जाएगी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, मतलब मान लीजिए X51 एक सीड है वीट की, जो 1 किलो में 5 क्विंटल आउटपुट देगी। कितना? गवर्नमेंट कह रही है X517 बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू नई सीड लैब में बनाई गई है, ये 1 किलो में 25 क्विंटल आउटपुट दे देगी। जैसे आप वो नीम खली या खाद स्पेशल टाइप की जब खरीदते हैं, तो आपके घर में गार्डन में वीड या कीड़ा नहीं लगता, और जो फूल होता है उसकी पैदावार अच्छी हो जाती है। व्हाट इट क्लियर? तो ये बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का ही नतीजा है एक। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं, देखा जाता है कि सॉइल को डिग्रेड ना करे। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको इसके ऊपर। मान लीजिए कि आपने देखा कि गुलाब का पेड़ जिस खेत में, सॉरी, जिस जमीन पे लगा है, वहां पे बिच्छू आ गए हैं, और वो तो मैन्योर प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ कीड़े उस पेड़ को खराब कर रहे हैं गुलाब के। तो आपने सोचा कि दवाई डाल दें, आपने बिना सोचे समझे केमिकली स्ट्रॉन्ग दवाई डाल दी, जिससे वो कीड़े तो मरे ही मरे, साथ में बिच्छू भी मर गए जो मैन्योर प्रोवाइड करते थे।
तो जो गुलाब इतना बड़ा निकलता है इतना निकलने लग गया, तो उससे आपको नुकसान भी होगा। तो यही काम नेशनल एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट करता है, या नेशनल काउंसिल फॉर एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च इसका पूरा नाम है। ये लोग सॉइल की टेस्टिंग वगैरह करके बताते हैं कि किस सॉइल के लिए कौन सी तरह की दवाई बेस्ट सूटेड है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि बचपन में तो आप 2 चम्मच पैरासिटामोल या वो कैलपोल की सिरप पीते थे, जाते थे। अब तो शरीर बड़ा हो गया, 15 16 17 साल उम्र हो गई, क्या 2 चम्मच कैलपोल काम करेगी? आप पूरी बॉटल भी कटक जाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको और हाई डोज चाहिए। वो छोटे बच्चे को हाई डोज दे दिए तो वो लो हो गया। तो ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। समझ गए भाई? खोपड़े में बात गई। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू दिस बेटरमेंट ऑफ क्रॉपिंग, या बोल सकते हैं अच्छे पेस्टिसाइड और सीड्स की वजह से। सेकंड पॉइंट भी मार्क कर लीजिए सब लोग, गॉट इट, लिख लीजिए फास्ट। और सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड मतलब बी पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ये कैसे बढ़ाई गई। गवर्नमेंट ने लोगों को क्रेडिट, मार्केटिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर रिसर्च में बेनिफिट पहुंचाना स्टार्ट किया। कैसे? अर्लियर मेनी पीपल वर डिपेंडेंट ऑन नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। अब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमने बैंक्स खोल दिए हैं, वी हैव रीजनल रूरल बैंक्स, वी हैव कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, वी हैव लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग अंडर नाबार्ड। जिसके अंडर में काम कर रहे हैं? नाबार्ड के अंडर में। और आप वहां से लोन लीजिए, ये लोग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे 7% का। मनी लेंडर, साहूकार, फ्रेंड, रिलेटिव्स, ये चोर टाइप के आपको लोन देंगे 12% पे। सुनाई पड़ गई बात? मार्केटिंग फैसिलिटी, गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। ढेर सारे लोग मिलके एक सोसाइटी खोल लें और अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक साथ जाके बेचें, तो उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी। स्टोरेज की जहां तक बात है, गवर्नमेंट ने वेयर हाउस खोले, बट टिल डेट बच्चों आज भी 90% वेयर हाउसिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी कंपनी आप गूगल कर लीजिएगा, arya.ag, मैंने आपको एक बार शायद दिखाया भी था ये। तो वहां पे भी ये सारे काम होते हैं। आप इन प्राइवेट वेयर हाउसेज में अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर कर सकते हैं, जिससे आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कमर्शियली करा रहे हैं और मान लीजिए 10 रुपी पर क्विंटल पर किलोमीटर टैरिफ चार्ज है एग्रीकल्चर के लिए, गवर्नमेंट कह रही है बस 2 रुपए क्विंटल दे दो, तो फार्मर्स को खास फायदा ये भी दिया जाता है। इसीलिए ट्रैक्टर की जो ट्रॉली होती है उस पे कोई खास ट्रांसपोर्टेशन रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, क्योंकि वो जनरली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती है। बट ट्रक जो होता है वो कमर्शियल पर्पज के लिए है, इसलिए उस पर टैक्सेस और चार्जेस बहुत ज्यादा है। बात समझ में आई? पक्का समझ में आ गया भाई? चलिए, बी पार्ट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज दी गई, मैंने आपको अभी बताया बच्चों। रोमन 1 कोऑपरेटिव, रोमन 2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण शाखा, सुना होगा आपने गांव वगैरह में। तो ये बैंक्स जो शहरों में ऑपरेट करते हैं, इन्होंने अपनी ब्रांचेस गांव में खोल ली, ताकि लोग ये मनी लेंडर या इनके चंगुल में बिल्कुल भी ना फंसे। नहीं, नाबार्ड एक्चुअली रेगुलेटर है आरबीआई की तरह। लाइक आरबीआई रेगुलेट्स द अर्बन बैंकिंग, नाबार्ड जो है इट एक्चुअली डज नॉट रेगुलेट अर्बन बैंकिंग, इट रेगुलेट्स रूरल बैंकिंग। तो जितने भी गांव में बैंक नजर आते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक की ग्रामीण शाखाएं, ये सारी की सारी नाबार्ड कंट्रोल करता है। तो आरबीआई अगर नाबार्ड को कह रहा है कि भाई हम आपको 450 करोड़ रुपए दे देते हैं, आप नीड के अकॉर्डिंगली रूरल बैंकिंग में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आप लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, आप रीजनल रूरल बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक की जो विलेज ब्रांचेस हैं, इनको अकॉर्डिंगली फंडिंग दीजिए। व्हाट इट क्लियर? अब जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हम बात करते हैं बच्चों, तो गांव में एक रीजनल रूरल बैंक खुल गया, स्टेट बैंक खुल गया, बट स्टेट बैंक का मैनेजर तो शहर से आया है, उसे क्या पता गांव में कौन चोर है कौन ठीक है। तो ये लोग बोलते हैं गांव वालों को कि भैया सेल्फ हेल्प ग्रुप खोल लो। क्या खोल लो? सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम क्या होता है? बैंक का मैनेजर बोलेगा भाई 10 लाख तुमको दे रहे, आप गांव के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, आप अंदर जाके विजिट करके पता लगाइए सही में किसको कितने पैसे की जरूरत है, तो हम आपके नाम पे लोन देंगे 10 लाख रुपए, लाख रुपए, 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए, जिसकी जैसी जरूरत होगी आप उसको वैसे बांट दीजिएगा। ओके?
सो स्मॉल बी लिख दिया इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, उसके अंदर रोमन 1 रोमन 2 लिखिएगा। रोमन 1 इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रोमन 2 कमर्शियल बैंक, रोमन 3 रीजनल रूरल बैंक्स। इन ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप किया गया, ये डायरेक्टली काम देखेंगे। और ये भी डायरेक्टली कैसे देखते हैं, इनके अंडर में भी कौन आते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो आप ऐसे कर सकते हैं काम। एट द टॉप मोस्ट इट इज नाबार्ड, और नाबार्ड के ऊपर कौन बैठा हुआ है, आरबीआई। सुनाई पड़ गई बात बच्चों, सुनाई पड़ गई बात। आरबीआई विल लुक इनटू द अफेयर्स कि किसी को नुकसान ना हो। नाबार्ड अल्टीमेटली 3 ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करता है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक की कौन सी ब्रांचेस, विलेज ब्रांच, विलेज ब्रांच, समझ गए, ग्रामीण शाखा जिसको बोलते हैं। और ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस अल्टीमेटली काम करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से, और यही फार्मर्स को लोन दिलवाने में हेल्प करेंगे। द चार्ट इज अंडरस्टूड वेल, द चार्ट इज अंडरस्टूड वेल। तो इस तरह से रूरल बैंकिंग चलती है एक्चुअली में। समझ में आ गया, काव्य गॉट इट, ड्रॉन एवरीबडी चिल्ड्रन? Yes, sir. कोई क्वेरी किसी की, समझ गए? चलिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया नाबार्ड क्या होता है, फर्दर कुछ बताने की जरूरत चलन, पक्का? चलिए, सी पॉइंट, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज हैव बीन एक्सपेंडेड, ताकि फार्मर्स को अच्छा स्टोरेज मिले। बट अगेन ऐसे आप यहां पे इस बात को जरूर लिख के आइएगा, टिल डेट 90% ऑफ द स्टोरेज फैसिलिटी इज ऑफर्ड बाय प्राइवेट वेयर हाउसेस। एग्जाम्पल, मेरे दोस्त की कंपनी का नाम लिख दीजिएगा तो वो भी बहुत खुश हो जाएगा, Arya.ag। समझ में आ गई भाई, समझ में आ गई बात। डी पॉइंट, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैव बीन सेटअप, सबने सी पॉइंट लिखिए, टू डेवलप न्यू टेक्निक्स, डिस्कवर न्यू यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। बच्चों आपने देखा होगा कुछ साल पहले प्रयागराज सिटी पूरे इलाहाबाद में, सॉरी पूरे कंट्री में फेमस थी अपने गुआवास के लिए। और पहले आपको गुआवा लगभग 40 रुपए 50 रुपए केजी के हिसाब से मिल जाता था, थोड़े छोटे साइज का होता था। अब इधर फसल में कुछ कीड़ा वगैरह लग गया, एक नई फसल आ गई, बहुत बड़े बड़े लेवल के गुआवा आने लग गए। 1 किलो में हार्डली 1 या 2 चढ़ते हैं, और वो 150-200 रुपए किलो है। लोग बोलने लगे वो मध्य प्रदेश से आते हैं, एमपी से। देखे आपने कभी नए तरीके का अमरूद आजकल देखा होगा, उसके अंदर बीज होता ही नहीं है। तो वो एक नई तरीके की क्रॉप है। पहले एप्पल एक पर्टिकुलर सीजन में मिलता था, आज एप्पल 12 महीने मिलता है। गॉट इट क्लियर? कुछ सब्जियां स्पेसिफिक सीजन में मिलती है, बट अब वो पूरे 12 महीने मिलती है। क्यों? क्योंकि ऐसी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च होने लग गई। हमने एक सीड तोड़ी और देखा इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, किस सीजन से इसको फायदा होता है, किससे नुकसान होता है। पता लग गया कि ये टेम्परेचर अगर 32 डिग्री से 46 डिग्री तक रखा जाए तो इसकी पैदावार अच्छी है। तो ठीक है, कमरे के अंदर इतना टेम्परेचर मेंटेन कर दो, इतनी सनलाइट मेंटेन कर दो, और उसको कुछ केमिकली मल्टीप्लाई करा दिया गया तो उसका आउटपुट और बढ़ जाएगा। आप ऐसा समझ लीजिए, एक जमाना था जब हार्ट सर्जरी हमेशा ओपन हार्ट ही होती थी, आजकल वो दूरबीन विधि से करते हैं सर्जरी। बायोटेक्नोलॉजी रोबोटिक्स काफी एडवांस हो गया। जब रोबोटिक्स नहीं था, सारी सर्जरी चीड़ फाड़ करके की जाती थी, रिमेम्बरिंग। और उस केस में डॉक्टर को जख्म सुखाने के लिए दवाइयां बहुत ज्यादा देनी पड़ती थी। आज पता लगा नाक से एक वेन डाली और रोबोटिक के थ्रू अगर किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो सारा माल मसाला बाहर खींच लिया। अब क्या चीर फाड़ करने की जरूरत है? नो। तो वैसे ही यहां पे भी होता है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड, पक्का? चलिए, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं, सबको पहले पता होगा, रॉयतवारी सिस्टम मालवारी सिस्टम वगैरह चलता था, जहां पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स हर फार्मर को देना पड़ता था, मिडिलमैन को। और वो मिडिलमैन जो थे वो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा परेशान करते थे इन किसानों को। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इन सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। सो लैंड रिफॉर्म्स के केस में सबसे पहला काम क्या हुआ, जो बिचौलिए थे इनको खत्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। आप किसान हैं, मैं सरकार हूं, जो टैक्स होगा आप मेरे को ही देंगे, बिचौलियों को नहीं देंगे। बट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड जिसमें आप अपने एग्रीकल्चर आउटपुट भी डायरेक्टली किसी को भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल बनाए जाएंगे, उस पोर्टल में आप अपना स्टॉक फीड करेंगे, इंडिया में किसी को भी खरीदना होगा वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, जस्ट लाइक alibaba.com। बट इन बिचौलियों को लगा कि हमारी दुकानदारी चौपट हो जाएगी, तो इन्होंने उस बिल को काफी हद तक एनैक्ट होने
नहीं दिया। बट टैक्स का सिस्टम तो आसान हो गया है। लगान मूवी देखी होगी, ब्रिटिश एजेंट्स परेशान करते थे, जमींदार समझते थे ब्रिटिशर्स का हाथ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा कोई बाल विभाग नहीं कर सकता, और खूब टैक्स लिया करते थे आपसे। तो वो सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस ही खत्म हो गया। अब कोई मिडिलमैन नहीं है, डायरेक्टली जो भी टैक्स है आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। टेनेंसी मतलब किराएदारी, जिनके पास जरूरत से ज्यादा लैंड एरिया था गवर्नमेंट ने उनसे छीन के गरीब लोगों को दे दिया। रेंट फिक्स कर दिया गया कितना आपको देना है, और ओनरशिप किसकी होगी, इट वॉज ऑल फिक्स चिल्ड्रन। Imposition of ceiling on landholding. Anybody having extra size of land, the land used to be taken back and given to that person who actually needs it. But ये काम उनके साथ किया गया जो वर्कर्स काम करते थे जमीन पे। जमीनें उनकी दादाजी की थी, बट हथिया ली गई थी। बट अगर कोई प्रॉपर्टी ओरिजिनली मेरे ग्रैंडफादर को बिलोंग करती है, किसी भी साइज की हो, वो सरकार मेरे से नहीं छीनेगी। जो किसी ने ब्रिटिशर्स की चमचागिरी करते हो अपने नाम करवा ली, वो प्रॉपर्टी छिन जाती थी। ओके। और अगर आपकी एक जमीन मान लीजिए यहां है, एक यहां, एक यहां है, तो आपकी सारी जमीनें इकट्ठी करके आपको एक जगह दे दी जाती थी, ताकि आपको चार जगह कूद फान के खेती बाड़ी के लिए एफर्ट ना करना पड़े। दैट वॉज कंसोलिडेशन। समझ में आ गई चारों बातें? हाँ, नहीं लोन रीपे नहीं कर पाते थे, बट लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता था, 25%, 40%, 5% पर मंथ, 60% एक साल का आपने लोन दे दिया मेरे को। और फिर आप कह रहे हैं आप लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे, लाइए आपकी जमीन हमारी हो गई। तो शुरू से आप फ्रॉड कर रहे हैं मेरे साथ। इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जब वो लगाएंगे कौन पे कर पाएगा? इज दैट अंडरस्टूड? तो आप गॉट इट चेक। चारों पॉइंट्स लिखे भाई सबने? पक्का लिख लिया कि नहीं? Yes, sir. चलो भाई। सो पीपल अंडरस्टूड दिस। तो ये सब काम इसीलिए किया गया, नीड भी आप इसका लिख लीजिए। दिस वॉज डन, लैंड रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ताकि जो हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो ठीक से हो पाए, हमारे फार्मर्स प्रोटेक्टेड रहें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। बीच बीच से जब क्वेश्चन आते हैं आप इसलिए फंस जाते हैं कि आप पूरा टेक्स्ट ठीक से पढ़ते नहीं है। तो वाई लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड, ताकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इक्विटेबल हो, हम किसी भी इंसान के ऊपर अननेसेसरी का अन्याय ना होते हुए देखें, और सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो उस जमाने के जमींदार ऐसे चीट करते थे। 10% पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, साल का कितना हो गया, 120%। इंटरेस्ट है कि सट्टा है किसी को पता ही नहीं। और एक साल 2 साल अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं दे पाए, आपकी जमीन ही हथिया ली जाती थी। वो मदर इंडिया मूवी देखिए, पुराने जमाने की हिंदी मूवीज, वहां मिलेगा आपको ये। पबीट लिखिए भाई। समझ में आ गए तीनों पॉइंट्स? समझ में आ गए? सो अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन क्या निकला भाई? द कंक्लूजन वॉज सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर रूरल मासेस। आज भी नहीं हो पाया, आज भी इनको गांव में ऐसे ही सताया जाता है। कुछ मूवीज देखिए गांव वगैरह से रिलेटेड, आपको नजर आ जाएगा। और रियलिटी में भी ऐसा है, जो रईस लोग हैं वो गांव के गरीबों को सता रहे हैं, चीट कर रहे हैं, उनकी जमीन हड़प ले रहे हैं, एंड लाइकवाइज। समझे बच्चों? कब गॉट इट? समझ गए? चलिए। सो Yes, sir. ऑनवर्ड्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।